हेलो बच्चों, आज हम अपने कक्षा 9 साइंस के चैप्टर 5 की पहले मैंने इसकी एक वीडियो भेजी है जिसमें मैंने कोशिका की खोज, केंद्रक की खोज किसने की और एक कोशि के जीव क्या होते हैं, बहुकोशि के जीव क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव क्या हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, वो हमने बेसिक इस पार्ट का उस वीडियो में कवर किया था। आप पहले वो देखें, उसके बाद आप इसको शुरू करें, तभी आपको समझ आएगी। तो मैंने लास्ट में बताया था उसमें कि हर एक जीवित कोशिका में 3 मुख्य भाग होते हैं। उसके अलावा और चीज़ें भी हो सकती हैं एक्स्ट्रा, लेकिन 3 मुख्य भाग होते हैं: कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य और केंद्रक। तो ये 3 मुख्य भाग हैं। आज हम शुरुआत करेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका, सभी जीवित कोशिकाओं में एक बाहरी आवरण होता है, उसी को कोशिका झिल्ली कहा जाता है, जो उसके जीव द्रव्य को बाहरी कोशिकाओं से, दूसरी कोशिकाओं से अलग करता है। तो इसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके बाहर हो सकता है एक और आवरण, कठोर आवरण उपस्थित हो, जैसे पौधों की कोशिकाओं में होती हैं कोशिका भित्ति, लेकिन ये जो कोशिका झिल्ली है ये सभी जीवित कोशिकाओं में होगी, पौधों में भी, जंतुओं में भी, जीवाणु में भी, ठीक है ना, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सभी में उपस्थित होगी। तो अब ये होती क्या है, किस पदार्थ की बनी होती है और इसके कार्य क्या है। तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं और ये लचीली होती है और सभी जीवित कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। ये इसका मेन काम क्या है कि कोशिका के अंदर और बाहर कौन से पदार्थ जाने हैं उसको ये कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। ऐसा नहीं है कि कोशिका के अंदर कुछ भी चला जाएगा। ये कुछ सेलेक्टेड पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोशिका के अंदर या कुछ भी कोशिका के बाहर चला जाएगा, नहीं, उसको ये कंट्रोल करती है। तो कई बार क्वेश्चन सीधा सिर्फ यही आ जाता है कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। आप उसमें सिर्फ यही आंसर लिखोगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोशिका झिल्ली कुछ सेलेक्टेड पदार्थों को ही कोशिका के अंदर और बाहर जाने देती है और बाकी को रोक देती है, इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें कि किस चीज़ की बनी होती है, ये प्रोटीन और वसा की बनी होती है। 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि प्रक्रियाएं, जो प्रक्रम हैं जिनके द्वारा कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थ आते जाते हैं, वो हैं, एक है विसरण और दूसरा विसरण का ही एक रूप है, जिसको विसरण का ही एक स्पेशल केस है जिसको परासरण कहा जाता है। अब विसरण क्या है, मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मान लिया आपने अगरबत्ती जलाई है, ठीक है, वो अगरबत्ती आपने अपने घर के मंदिर में जलाई, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे धीरे धीरे उसकी खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाती है। इसी प्रकार अगर आप कमरे में परफ्यूम छिड़कते हो, अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कते हो, तो उसकी खुशबू आपने अपने ऊपर डाला लेकिन पूरे कमरे में फैल जाती है। वो किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। आप शिकंजी बनाते हो, पानी में चीनी घोलते हो, पहले वो चीनी नीचे पड़ी हुई होती है, लेकिन आप धीरे धीरे जब उसको हिलाओगे, मिक्स करोगे, तो वो चीनी आपकी पूरी शिकंजी में मिक्स हो जाती है। वो भी विसरण है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे विसरण के उदाहरण हो गए, इससे हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। परासरण क्या है, ये इसी का एक स्पेशल केस है। इसमें हम, ये जो प्रक्रिया होती है ये सिर्फ द्रव्य के लिए होती है और इसमें वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। जैसे आपने सब्जी काट के सब्जी को, जैसे आलू वगैरह कुछ भी काट के उसको पानी में डाल के रख दिया आपने, तो कुछ टाइम आप बाद देखोगे वो थोड़े से जो पीसेज हैं आलू के वो थोड़े से फूले हुए मिलेंगे। या दूसरा उदाहरण मैं देती हूँ, आप सलाद काट के रख देते हो, अगर हम कभी भी काट के रखते हैं उसमें नमक वगैरह नहीं डालना चाहिए। जब हम खाते हैं, खाना शुरू करते हैं, उस टाइम आप भले ही डाल लो, पहले ही डाल लोगे तो क्या होगा, पानी छोड़ देगा। तो वो पानी की जो मूवमेंट हो रही है, जो जल की मूवमेंट हो रही है कोशिका के अंदर या कोशिकाओं के बाहर। अब ये खीरा है, आलू है, ये सब कोशिकाओं के तो बने हुए हैं ना, है प्लांट पार्ट, लेकिन कोशिकाएं तो इनमें भी हैं। तो अब ये परासरण क्या है,
सबसे पहले हम विसरण की परिभाषा देख लेते हैं। ठोस, द्रव्य और गैस के कणों का इनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप जाना, स्वतः जाना विसरण कहलाता है। तो ये ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में हो सकता है। और इसके उदाहरण हमारे हैं कोशिका के अंदर व बाहर ऑक्सीजन तथा CO2 का गमन। मैंने स्पेशली यही उदाहरण क्यों दिया है, अगरबत्ती वाला और वो सब मैंने नहीं दिया, वो भी दे सकते हो आप इसमें। ये इसलिए दिया है क्योंकि ये 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आ सकता है और ये NCERT का क्वेश्चन है। इसको आपने एग्जाम्पल में कि किस प्रक्रिया द्वारा होता है आप उसका नाम देंगे विसरण। अब हम आ जाते हैं परासरण पे। जल के कणों का जल की उच्च सांद्रता से जल की निम्न सांद्रता की ओर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन। अगर आप इसमें वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली नहीं लिखेंगे तो ये आपकी डेफिनेशन करेक्ट नहीं मानी जाएगी। ये मस्ट है, ये आपने लिखना है। तो ये भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा जा रहे हैं? जब वो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जा रहे हैं तब हम उसको परासरण बोलेंगे। अगर आप ये नहीं लिखते तो वो विसरण ही रह जाएगा। ये केवल द्रव में संभव है और इसका उदाहरण भी मैंने इस पार्ट से ही रिलेटेड दिया है कि कोशिकाओं के अंदर या बाहर जल का जाना। कोशिकाओं के अंदर भी जा सकता है और बाहर भी जा सकता है। अब किस केस में जल कोशिका के अंदर जाएगा और किस केस में बाहर जाएगा, वो करने से पहले हम सांद्रता के आधार पर 3 तरह के विलयनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले है समपरासारी विलयन। ठीक है, अब ये मैंने बहुत बड़ी सी लंबी सी आपकी उसमें एक्सप्लेनेशन दी है, मैंने बहुत छोटी करने की कोशिश की है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासारी विलयन, आपने कोशिका को, कोई भी कोशिका ले सकते हो आप, पौधों की भी, जंतु की भी, कोई भी कोशिका ले सकते हो। जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है तो उस बाहरी विलयन को हम बोलेंगे कि वो कोशिका के ही बराबर उसमें सांद्रता है, तो वो विलयन क्या हो जाएगा? समपरासारी विलयन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितनी जल की मात्रा कोशिका के अंदर है उतनी ही जल की मात्रा कोशिका के बाहर है। तो जल जो है कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका के अंदर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा। ठीक है ना, वो इसके द्वारा, परासरण के द्वारा। लेकिन जो नेट जो उसकी मूवमेंट है वाटर की, ठीक है ना, वो 0 होगी। जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। तो इस केस में जब हम इस तरह के विलयन में कोशिका को रखते हैं तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि जितना जल अंदर जा रहा है उतना ही बाहर भी आता है। दूसरा विलयन देख लेते हैं, अति परासरणदाबी विलयन। अब इसमें क्या है, जब कोशिका के अंदर जल की सांद्रता बाहरी द्रव्य में जल की सांद्रता से अधिक हो तो बाहरी विलयन को अति परासरणदाबी विलयन बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बाहरी विलयन में जल की मात्रा कम है और अंदर वाले विलयन में जल की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो इसीलिए जल जो है, अगर हम किसी कोशिका को अति परासरणदाबी विलयन में रखेंगे, हमने क्या पढ़ा है, परासरण क्या होता है कि जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। अब कोशिका के अंदर जल की सांद्रता ज़्यादा है, बाहर कम है, तो वो पानी बाहर आएगा। जैसे मैंने खीरे का एग्जाम्पल दिया, खीरे पे या टमाटर पे या प्याज पे काट के अगर आप नमक डाल देते हो तो वो सिकुड़ जाएगा, वो पानी छोड़ देगा। वो पानी कहाँ से आया? आपने तो पानी नहीं डाला, आपने तो नमक डाला था। वो पानी खीरे की या टमाटर की या प्याज की कोशिकाओं से निकल के बाहर आ गया। ठीक है, क्योंकि कोशिका के अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है और बाहर आपने नमक डाला है तो जल की सांद्रता कम है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा है विलयन अल्प परासरणदाबी विलयन, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है इसको। जब कोशिका के बाहर के विलयन में जल की सांद्रता कोशिका से अधिक हो तो बाहरी विलयन को अल्प परासरणदाबी विलयन बोला जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको कि आपने सब्जियां काट दी, सब्जी काट के उसको थोड़ी देर पानी में अगर भिगो के रख दिया तो वो क्या होंगी? वो फूल जाएंगी। ठीक है, अब मैंने सिंपल सी 3 विलयन में ये क्वेश्चन आता है। ऐसे आपको विलयन एक्सप्लेन करने रेयर ही आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आप खीरे पे नमक डाल के रख दोगे तो क्या होगा, या अगर आप सब्जियों को पानी में भिगो के रख दोगे तो क्या होगा। ठीक है, या आप किसी कोशिका को समपरासरी विलयन में रखोगे तो उसके आकार का क्या होगा। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए आप इस डायग्राम से। समपरासरी विलयन का मतलब क्या है? बाहर भी जल की मात्रा उतनी ही है जितनी अंदर है।
ठीक है ना। अब अंदर कोशिका में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोटीन हैं, घुले हुए लवण हैं, सब कुछ है। बाहर भी हमने ऐसा ही बना दिया कि उसमें भी हमने उतनी ही जो है कॉन्सेंट्रेशन में, उतनी ही सांद्रता में वो चीज़ें घोल दी जितनी कोशिका में है उसी हिसाब से। तो हमने बना दिया समपराशरी विलयन। अब इसमें पानी अंदर भी जाएगा, पानी बाहर भी जाएगा, क्योंकि ये कोशिका जो झिल्ली है ये पानी को अंदर बाहर आने जाने देती है। तो लेकिन जो नेट मूवमेंट होगी वो कितनी होगी, वो ज़ीरो होगी। जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आएगा। तो इसका मतलब कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जितनी है उतनी की उतनी ही आकार की कोशिका हमारी रहेगी। दूसरा केस है अतिपरासरणदाबी विलयन में। जब हम कोशिका को रखेंगे तो क्या होगा। अब इस विलयन में क्या है, इस विलयन में पानी कम है और जो इसमें लवण वगैरह घोले हुए हैं वो ज़्यादा है। किसकी बजाय, कोशिका की बजाय। तो कोशिका में थोड़ा बहुत हो सकता है पानी अंदर जाए, लेकिन ज़्यादा पानी कहाँ आएगा, बाहर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, पानी हमेशा जहाँ उसकी ज़्यादा सांद्रता है वहाँ से कम की ओर जाएगा, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इस कोशिका का क्या होगा, ये कोशिका सिकुड़ जाएगी, इसका आकार जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम किसी कोशिका को अतिपरासरणदाबी विलयन में रखेंगे तो क्या होगा कोशिका के आकार का और क्यों होगा। कोशिका सिकुड़ जाएगी, किसके कारण सिकुड़ जाएगी, क्योंकि कोशिका के अंदर जल की मात्रा अधिक है, बाहर कम है, इसीलिए जल जो है अंदर से बाहर की तरफ आएगा और कोशिका हमारी सिकुड़ जाएगी। अब आ जाते हैं अल्प परासरणदाबी विलयन में अगर हम रखेंगे, यानी कि इसमें लवण ज़्यादा है, बाहर जो है वो लवण कोशिका के मुकाबले कम है। तो अब इस केस में क्या होगा, पानी अंदर भी जाएगा और थोड़ा बहुत बाहर भी निकल सकता है, क्योंकि ये झिल्ली पानी को आने जाने से नहीं रोकती है। लेकिन जो नेट मूवमेंट होगी, नेट पानी की जो मूवमेंट होगी वो किस तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। अब कोशिका झिल्ली हमारी लचीली है तो थोड़ी बहुत फूलेगी, है ना, फूलेगी। और अगर आपने उसको और ज़्यादा देर रख दिया, पहले तो कोशिका फूल जाएगी, और अगर ये जंतु कोशिका है तो इसमें बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती, सिर्फ कोशिका झिल्ली ही सबसे बाहरी आवरण होता है। तो अल्टीमेटली वो फट जाएगी। क्यों फट जाएगी, क्योंकि वो लचीली है, वो एक हद तक फैल सकती है, उसके बाद वो फट जाएगी, है ना। जैसे बैलून में आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर दोगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा। तो ये इस तरह के 3 क्वेश्चन हमारे इसमें कवर हो गए। अब आ जाते हैं जीव द्रव्य कुंचन क्या है, इसी से रिलेटेड है ये भी। एक पौधे की कोशिका हमने ली, पौधे की कोशिका मान लिया हमने अनियन पील की, प्याज की झिल्ली की कोशिका ले ली, और हमने उसको नमक को पानी में घोल के, नमक के घोल वाला जो सॉल्यूशन था, विलयन था, हमने उसको प्याज की झिल्ली को रखा। पहले प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हमने देख ली, ऐसे दिखाई देंगी सूक्ष्मदर्शी के नीचे। उसके बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर नमक के घोल की कुछ बूंदें डाल दी और उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, है ना। और उसके बाद हमने फिर सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा तो वो हमें इस तरह की दिखाई देगी। इसमें क्या हो गया, इसको देखो, इसको डायग्राम को, इसको और इसको कंपेयर करो, क्या फ़र्क है। ये सबसे बाहर है क्योंकि पौधों की कोशिका है कोशिका भित्ति, उसके अंदर है कोशिका झिल्ली, उसके अंदर जीव द्रव्य, ये रिक्तिका, ये केंद्रक, है ना। ये अतिपरासरणदाबी विलयन है, नमक का घोल। आपने ज़्यादा नमक घोल के और उसके अंदर आपने इस कोशिका को जो है इसकी झिल्ली को रख दिया। तो क्या हुआ इसमें, ये जो इसका जो जीव द्रव्य है, जो इसका प्रोटोप्लास्ट है, वो सिकुड़ गया और सिकुड़ के इस कोशिका भित्ति से अलग हो गया, दूर हो गया। यहाँ पे तो बल्कि इतने क्लियर दिखाई भी नहीं दे रही थी, बिल्कुल चिपकी हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपको सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखोगे तो अलग ऐसे ही दिखाई देगी। तो इसी प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, और इसको हम कौन सी सेल्स में ऑब्जर्व करते हैं, पौधों की सेल्स में। जब पादप कोशिका को अतिपरासरणदाबी विलयन में रखा जाता है तो उनका प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है, और इसी प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अब आ जाते हैं हम जंतु कोशिका को। अगर मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया ये कि अगर हम जंतु कोशिका को अल्प परासरणदाबी विलयन में रखेंगे तो वो फट जाएगी, है ना। लेकिन पादप कोशिका नहीं फटती, ऐसा क्यों। अगर मान लिया इसी कोशिका को, ये तो अतिपरासरणदाबी विलयन है, अगर आप पौधे की कोशिका को, ये पादप कोशिका है, ठीक है ना, इसको आप अगर नॉर्मल पानी में भी रख दोगे ना तो ये फटेगी नहीं, ये फूल जाएगी, और फूल के जो इसकी कोशिका झिल्ली है बिल्कुल इसकी कोशिका भित्ति से चिपक जाएगी, और ये लेकिन ये फटेगी नहीं।
क्यों नहीं फटेगी? कौन इसको फटने से रोक रहा है? मैंने बताया जंतु कोशिका तो फट जाती है। अगर जंतु कोशिका होगी तो वो फट जाएगी, क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली है जो लचीली है। एक लिमिट तक तो वो फूल जाएगी, लेकिन उसके बाद वो बर्स्ट हो जाएगी, जैसे बैलून फट जाता है। ये नहीं फटेगी। तो इसको फटने से कौन बचाता है? क्या चीज़ है इसमें ऐसी? कोशिका भित्ति। ठीक है ना? तो आपका यही आंसर आ जाएगा इसमें कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो पादप कोशिका को फटने नहीं देती है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है? कुछ अंतर तो आपको वैसे ही क्लियर हो गए होंगे। कोशिका झिल्ली कठोर नहीं होती, लचीली होती है, और जो कोशिका भित्ति है वो कठोर होती है। दूसरा, ये वर्णात्मक पारगम्य है, मतलब ये कुछ पदार्थों को ही अंदर बाहर आने देती है, सेलेक्टेड, ये सबको आने देती है, तो ये पारगम्य है। ये सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। ये पौधों, फफूंदी व जीवाणु की कोशिकाओं में पाई जाती है। अब ये किस चीज़ की बनी होती है? ये प्रोटीन और वसा की बनी होती है। और कोशिका भित्ति जो पौधों में है वो सेलुलोज की बनी होती है, और फफूंदी में चिटिन या काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। अब कोशिका के अंदर जो उसका सबसे मुख्य भाग है, जिसको कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, कोशिका का जो है जिसको एक तरीके से कह लो मुख्य केंद्र भी कहा जाता है ना, वो है केंद्रक। तो केंद्रक की संरचना मैंने बनाई है। ये आप जब कोशिका की पूरी संरचना जो बनी हुई है उसके बीच में देखोगे तो आपको केंद्रक की इस तरह की संरचना दिखाई देगी। अब इसको ध्यान से देखो। जो केंद्रक है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। एक अंदर वाली झिल्ली, एक बाहर वाली झिल्ली है। अंदर वाली झिल्ली स्मूथ है, बाहर वाली झिल्ली पे ये दाने दाने दिखाई दे रहे हैं ना, ये दाने दाने से क्या है? ये राइबोसोम है, और इनका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। अब ये राइबोसोम केंद्रक की बाहरी झिल्ली पर भी है, और ये यहाँ पे जो आपको इस तरह का स्केलेटन सा दिखाई दे रहा है, इनको बोलते हैं अंतःद्रवी जालिका। अब जिस अंतःद्रवी जालिका पर राइबोसोम चिपके हुए हैं वो खुरदरी दिखाई देती है, इसीलिए उसको खुरदरी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में RER शॉर्ट में लिख सकते हो। अब कुछ अंतःद्रवी जालिका ऐसी हैं जिन पे राइबोसोम नहीं चिपके हुए हैं, इसीलिए वो चिकनी दिखाई देती हैं, खुरदरी नहीं दिखाई देती हैं, तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है चिकनी अंतःद्रवी जालिका और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये मैं इसके साथ ही डायग्राम बना दिया है। अलग से जब ER पढ़ेंगे तो मैं डायग्राम नहीं बताऊंगी, आप यहीं पे ध्यान से समझो इसको। अब उसके बाद है, इसके अंदर आपको ऐसे धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो ये क्रोमेटिन इस तरह की रॉड जैसी संरचनाओं में बदल जाता है, जिनको क्रोमोसोम कहते हैं। कब बदलता है? जब कोशिका विभाजित होती है तो ये इस तरह की रॉड शेप संरचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। और इन क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई को जीन कहा जाता है। एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन हो सकते हैं। क्रोमोसोम भी हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं और जीन भी हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। अब केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अब ये झिल्ली कई जगह पे इसमें छेद हैं, पोर हैं, उन पोर्स को न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं और इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इनका काम क्या होता है? कोशिका का जो द्रव्य है, कोशिका द्रव्य से केंद्रक में और केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पदार्थों का आदान प्रदान इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। एक छोटा सा यहाँ पे न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है। ठीक है, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस भी एक या दो हो सकती हैं। अब उसके बाद है हमारा, इसके कार्य पे आ जाते हैं। ये कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है केंद्रक। कोशिका के अंदर कुछ भी होता है, सारे कार्यों को, सारी क्रियाओं को यही नियंत्रित करता है। दूसरा, इसमें जो धागे जैसी संरचनाएं हैं क्रोमेटिन, ये कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम बन जाती हैं। और ये किस पदार्थ की बनी होती हैं? ये DNA और प्रोटीन के बने होते हैं, क्रोमेटिन भी और क्रोमोसोम भी। DNA क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण करता है। और क्रोमोसोम की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, क्रोमेटिन किस पदार्थ के बने होते हैं, तो भी आप यही लिखोगे, DNA और प्रोटीन। क्रोमोसोम किस पदार्थ के बने होते हैं, तो भी आप यही लिखोगे, DNA और प्रोटीन। जीन किस चीज़ के बने हुए होते हैं, तो भी आप यही लिखोगे, DNA और प्रोटीन। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है और क्रोमोसोम के ही छोटे छोटे जो भाग हैं उनको, छोटी छोटी जो क्रियात्मक इकाई हैं उनको जीन कहा जाता है। तो जब ये DNA और प्रोटीन का बना हुआ होता है तो ये भी DNA और प्रोटीन के ही बने हुए होंगे। अब DNA की फुल फॉर्म में यहाँ साइड में लिख देती हूँ,
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये आपने अलग से लिख लेना है क्योंकि कई बार इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। ठीक है, अब आप आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। बाकी का जो इसका जो सेल ऑर्गेनली है, कोशिकांगक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप ये सारा अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। थैंक यू।